जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। कल आप लोग का एग्जाम होने वाला है F11 और F12 का। F11 यानी कि संकेत कला के, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कला और उसका अवलोकन के बारे में ही पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप लोग का डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में। इसमें आप जितना ज्यादा बेहतर कहते हैं, कला का बेहतरीन जानकारी रखने वाला ही कलाकार होता है और टीचर एक कलाकार ही होता है। तो आपको बेहतर ही जानकारी रखना है। उसके लिए आपको जो टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होता है वो करके घर से जाना है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, वहां से ले लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग का सबसे पहले कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए नोटिस कि प्रहार डीएलएड सेकेंड ईयर का बैच जो है एप्लीकेशन पे आ गया है। आप लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि सर सेकेंड ईयर का बैच कब आएगा। अब वो इंतजार की घड़ी हुई समाप्त, सेकेंड ईयर का बैच आ गया है। महज आपको 1099 जो फी लग रहा है उसके जगह केवल और केवल आपका 899 में पूरा कंप्लीट पढ़ाई हो रहा है। इसमें आपको रेगुलर क्लासेस, पैनल साइज प्रैक्टिस, असाइनमेंट, प्रिंट साइज प्रैक्टिस, बुकलेट, गेस्ट पेपर, 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तमाम चीजें टॉप मोस्ट गेस्ट क्वेश्चन जो अभी करा रहे हैं वो अगले साल आपको 1 महीना पहले ही एप्लीकेशन पे करा देंगे, ना कि यूट्यूब पे। इसलिए क्या करेंगे, आप इसको ध्यान रखेंगे और ये बैच को ज्वाइन कर लेंगे। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में डीएलएड बैच ज्वाइन किए थे प्रहार का, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको एक स्पेशल 100 रुपया का और डिस्काउंट है। MSA 100 100 रुपया का और डिस्काउंट हो जाएगा, 799 में आपका डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन 15 तारीख को रात के 11:59 तक ही, उसके बाद फिर ऑफर का ये मजा नहीं ले पाइएगा। तो ये ऑफर वहीं तक है, जल्दी से एडमिशन ले लेंगे और क्लास ज्वाइन करके शुरू कर देंगे। क्लास स्टार्ट होगा कब से? 16 अगस्त से। क्लास 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कला समेकित शिक्षा F11, इससे क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? इससे जो क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा, वो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में 40 नंबर का, 40 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। इस 40 नंबर में क्या होगा, आपको 6 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट टाइप, 6 रहेगा बाबू शॉर्ट टाइप, 6 पंचे 30 और एक रहेगा लॉन्ग टाइप, एक रहेगा लॉन्ग टाइप यानी कि 10। तो 7 क्वेश्चन रहेगा और 40 नंबर का देगा आपको ये। आइए शुरू करते हैं। इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन क्या क्या है? पहला, कला और कला समेकित शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। चलिए जानिए, शुरू करते हैं। कला और कला समेकित शिक्षा दोनों में क्या अंतर है? मनुष्य में कला के प्रति आकर्षण एक तरह की नैसर्गिक कहने का मतलब होता है कि वो सहज भाव से, मतलब अपने आप में इनर चीज होता है। कोई आउटर कोई डालेगा नहीं आप में, कोई आपको सिखाएगा नहीं कैसे करिए वैसे करिए, अपने आंतरिक चीज होता है। आपको नैसर्गिक और सहज भाव है जो उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विविध रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा में कला की भूमिका अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली माना जाता है। स्टार्टिंग लेवल में तो और कला को जोड़ना है आपको। स्टार्टिंग लेवल में तो बच्चों को ये दिखाना है कि कैसे उसको सिखाना है, हर चीज से वाकिफ कैसे करना है। स्टार्टिंग लेवल में तो और ध्यान देना है और प्रभावशाली माना जाता है। बच्चा कला से ही सीखता है। कला समेकित शिक्षा आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो होता है शिक्षा शास्त्र का, वह आधुनिक और मनोवैज्ञानिक उपागम है जिसमें कला को केवल एक पृथक विषय के रूप में नहीं बल्कि विभिन्न अकादमिक विषयों को समझने में क्या करेगा, समझने के एक सशक्त माध्यम होता है, टूल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको केवल यही नहीं देखना है कि ये एक विषय है, नहीं, ये विषय के तरह नहीं है सर। केवल शिक्षण का वो आधुनिक और मनोवैज्ञानिक उपागम है ये। इसमें कला को केवल एक पृथक विषय के रूप में नहीं बल्कि विभिन्न अकादमिक विषयों को समझने के एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि दूसरा विषय भी हम इसे समझ सके। पढ़ने का कला है आप में, चाहे कोई भी विषय आएगा तो आप अच्छा पढ़ लोगे। पढ़ने कला आप में नहीं है तो आप कोई भी विषय की बात करेंगे आप अच्छा से नहीं पढ़ पाओगे। आइए अगला कला उसी प्रश्न का
प्रमुख बिंदु, अवधारणा एवं महत्व। कला में शिक्षा, एजुकेशन इन आर्ट्स, इसका तात्पर्य कला की विशिष्ट तरह की विधाओं जैसे चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला के सिद्धांत, तकनीक और नियमों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना है। इसमें कला अपने आप में क्या होता है, साध्य होती है। कला अपने आप में क्या वो साध्य है। शिक्षा में कला, आर्ट्स इन एजुकेशन, यह सीखने सिखाने की वह रचनात्मकता प्रक्रिया है जिसमें दृश्य या प्रदर्शन कलाओं को अन्य विषयों, गणित, विज्ञान, भाषा आदि के साथ एकीकृत किया जाता है, दूसरे विषयों के साथ भी मिलाया जाता है। कला अकेला नहीं होता, कला सब में मिल के रहता है, जिससे कठिन अवधारणाएं भी क्या होता है, सरलता से समझी जा सके हैं। नंबर दूसरा, शिक्षा में कला, कला में शिक्षा। वाह। बाल केंद्रित एवं आनंददायी अधिगम, प्रारंभिक कक्षाओं की निरसता को दूर कर रखकर क्या करना, स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा में निरसता होता है, वो नीरस है उस चीज को, स्टार्टिंग बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट दिलाना है उसको पढ़ने में। तो वो जो स्टार्टिंग का जो बच्चा में निरसता को दूर कर रहा कर, यह उपगम विद्यालय को एक क्या करते हैं, ऐसी आनंददायी जगह से तब्दील कर देता है जहां बच्चे सहजता से अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं। वो तब्दील करना क्या है कि बच्चे जब निरस होते हैं क्लास में तो आपको उसको इंटरेस्ट देना है, और उसको इंटरेस्ट से क्या होता है, उसका जो निरस है उसको आनंद में तब्दील हो जाएगा, और तब्दील होने के बाद वह एक अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हो जाएगा। तब्दील होने के बाद वो अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हो जाएगा। तो ये उसके तब्दील करना, संलग्न करना आपका काम है। आइए, रचनात्मकता एवं भावात्मक विकास। कला के माध्यम से बच्चे न केवल अमूर्त चिंतन करना सीखते हैं बल्कि अपनी भावनाओं को भी स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इससे उनकी मस्तिष्क क्या करते हैं, का बहुआयामी विकास होता है, एक से ज्यादा रूप में डेवलपमेंट होता है उसका मस्तिष्क। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कैसे होगा सर, कैसे उसे रखेंगे? संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास तो समझ में आ गया, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण समझिए। कला शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी अपने क्षेत्रीय लोक कलाओं और सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशील बनते हैं और उसे आगे बढ़ाते भी हैं। राइट। निष्कर्ष पे आइए, उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह निर्विवाद रूप में कहा जा सकता है। निर्विवाद, रूबरू कहेंगे, निर्विवाद करेंगे, कहा जा सकता है कि कला समय की शिक्षा बालकों के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है, बेसिक है उसका सर्वांगीण विकास का। यह शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कर उसे अनुभवात्मक, अनुभव से आधारित, रोचक और जीवन प्रयोगी बनाती है, जिससे शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक, जो आलोचनात्मक होता है, चिंतन और सौंदर्य बोध का विकास होता है। बच्चा खुद से चिंतन कर सकता है, सोच सकता है, और क्या करेगा, आपको सौंदर्य बोध का विकास होगा, उससे बच्चा बेहतर आगे जीवन में सीखेगा भी। आइए नेक्स्ट आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दृश्य कला, विजुअल आर्ट, प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए शिक्षा में इसकी उपयोगिता बताइए। दृश्य कला और दूसरा कह रहा है क्या, दृश्य कला, विजुअल आर्ट, प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए शिक्षा में इनकी उपयोगिता बताइए। कला अभिव्यक्ति का एक अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। कला क्या है, अभिव्यक्ति करने का अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। रचनात्मकता और प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर कला शिक्षा को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, दृश्य कला, प्रदर्शन कला। ये दोनों ही कलाएं मानवीय संवेदनाओं, अनुभूतियों और अभिव्यक्ति करने के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों का प्रयोग करती है, और शैक्षिक दृष्टि से दोनों का अपना विशिष्ट महत्व होता है। और उसका महत्व कहने का मतलब उसका रूप जो है दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे पहला प्रमुख बिंदु, अंतर एवं उपयोगिता बताइए। दृश्य कला, दृश्य कला का स्वरूप कैसा होता है? दृश्य कला से तात्पर्य उन कलाओं से है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जो भी भौतिक रूप से स्थान घेरती है। इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, फोटोग्राफी, कोलाज, मुद्रण, कोलाज समझते हैं जहां पेपर पे कट कट के लगाते हैं, कोलाज होता है। मुद्रण, प्रिंट वाला, मुखौटा निर्माण, ये सब क्लास में करवाए थे। ये सब एक एक टॉपिक क्लास में करवाए हुए हैं, ध्यान होगा आप लोग को। यह क्या है, द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकती है। प्रदर्शन कला क्या, परफॉर्मिंग आर्ट का स्वरूप कैसा होता है? यह वह कला है जिसे
कलाकारों द्वारा शारीरिक गति, स्वर और वाद्य यंत्रों के माध्यम से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदर्शन कला कहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं। ओके, इसमें संगीत आता है, गायन आता है, वादन आता है, नाटक आता है, नृत्य आता है और मूक अभिनय शामिल होता है इसके तहत। इस सब क्लास में कराया, अभी रिवीजन हो रहा होगा आप लोग का। अस्थायित्व बनाम क्षणभंगुरता जो परमानेंटली है उसके अकॉर्डिंग टेम्पररी। दृश्य कलाओं की सबसे बड़ी विशेषता इनका अस्थायित्व है। इन्हें भविष्य के लिए क्या है? संग्रहित प्रदर्शित किया जा सकता है। इससे क्या होता है? आने वाला समय में इसके विपरीत प्रदर्शन कला क्षणभंगुर होती है। इसे जितनी बार अनुभव करना है उतनी बार इसकी क्या होता है? सजीव रचना प्रस्तुति करनी पड़ती है। शैक्षिक उपयोगिता क्या है? दृश्य कला। दृश्य कला के माध्यम से बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन, रंगों, आकृतियों की समझ, जैसे कि ज्यामिति और इंद्रिय नियंत्रण, फाइन मोटर स्किल का विकास होता है। दृश्य कला यानी कि आप उसी को शैक्षिक उपयोगिता कर रहा, क्या आप उसको कितना बेहतर उस कलाओं का निर्माण कर पाते हैं। दृश्य कला के माध्यम से बच्चे सूक्ष्म अवलोकन, छोटी छोटी बातें जो होती है उसको अवलोकन करेगा, रंगों भरने का, आकृतियों की समझ का, ज्यामिति वाला, इंद्रिय नियंत्रण, छोटी छोटी कलाएं को जब जानता है तो उसे सूक्ष्म कला कहते हैं, शैक्षिक उपयोगिता कहते हैं इसका। ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़े। शैक्षिक उपयोगिता प्रदर्शन कला क्या है? प्रदर्शन कला बच्चों के आत्मविश्वास, भाषाई कौशल, लय, सुर, ताल, शारीरिक समन्वय, सामाजिक अंतःक्रिया, समूह गान, नाटक के माध्यम से विकसित करने में क्या होता है? अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। कब? जब बच्चे किसी प्रदर्शन करते हैं, जहां भी आप किसी चीज को शो में दिखाना, दर्शाना, नाट्य रूप से, सुरताल से। निष्कर्ष समझिए, संक्षेप में दृश्य कला जहां बच्चों को ठोस और अस्थायी सृजन की ओर प्रेरित करती है, वही प्रदर्शन कला उन्हें क्या करते हैं? मुखर और आत्मविश्वास बनाती है। एक आदर्श कला समेकित कक्षा में इन दोनों कलाओं को का संतुलित उपयोग शिक्षार्थी को संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए क्या कहता है? परम आवश्यक होता है और जरूरत भी है उसको। तीसरा क्वेश्चन में क्या करा? बिहार की प्रमुख लोक चित्रकलाओं मधुबनी, मंजूषा, आगे जादव पटिया का सविस्तार वर्णन करिए। सब क्लास में पढ़ाए थे, याद है? एक एक टॉपिक के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में, मंजूषा के बारे में, जादव पटिया के बारे में, सब क्लास में कराए हुए हैं। बिहार की सांस्कृतिक विरासत, सब क्वेश्चन मन से लिखने वाला, अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रही है। इतिहास के पन्नों से लेकर के समकालीन लोक जीवन तक बिहार के अनेक अद्वितीय कला शैलियों को जन्म दिया है। इनमें लोक चित्रकलाएं विशेष महत्व रखती है, जो न केवल सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि स्थानीय जनजीवन, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं को भी सजीव के रूप में प्रस्तुत करता है। ये कलाएं जहां दिखाना कि इससे पहले लोगों में किस तरह का समन्वय था, किस तरह का विश्वास था, इस सब तमाम चीजों को बताना। आइए बाबू, आगे कह रहा है क्या कि प्रमुख बिंदु लोक चित्रकलाओं का वर्णन कैसे होगा? मधुबनी या मिथिला चित्रकला, यह विश्व प्रसिद्ध कला मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा, सहरसा जिलों के क्या प्रचलित है। ये मिथिला वाला कला, मिथिला पेंटिंग। इसमें प्राकृतिक रंग जैसे कि हल्दी, सेम के बीज, काजल का प्रयोग किया जाता है। जो प्राकृतिक में रंग होता है वो खरीद करके नहीं, प्रकृति में जो रंग होता है वो रंग, इसे कचनी कहते हैं। कचनी, भरनी, ये सब सिखाए थे क्लास में, याद होगा कि कचनी मतलब क्या होता है? रेखा चित्रण। भरनी शैली में बनाया जाता है। सीता देवी, महासुंदरी देवी, गंगा देवी इसके प्रमुख क्या हस्ताक्षर है। मंजूषा चित्रकला, आंध्र प्रदेश, भागलपुर, नवगछिया की यह कला विश्व की प्रथम कथा आधारित चित्रकला है। कथा आधारित चित्रकला माना जाता है किसको? मंजूषा चित्रकला को मानी जाती है, जो बिहुला और बिसहरी की धार्मिक गाथा पर केंद्रित है। इसमें मुख्य रूप से लाल, पीला और हरा रंग प्रयुक्त होता है और नाग, स्नेक क्या होता है? रूपांकनों की प्रधानता होती है। चक्रवर्ती देवी और कला की उपली झा उसकी प्रमुख कलाकार माना जाता है। किसकी? मंजूषा चित्रकला का। चक्रवर्ती देवी, उपली कला, यही सब कुछ कुछ ध्यान रखना। उल्पी कला, जो उल्पी झा है और आगे चक्रवर्ती देवी है, इसके क्या माने जाते हैं? इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं मंजूषा चित्रकला का। तो मैन लोगों का नाम याद रखिएगा, इससे क्या होगा? क्वेश्चन उठेगा ज्यादा से ज्यादा, आप उसका जिक्र कर सकते हैं उस चीज को। जादव पटिया चित्रकला,
संथाल समाज और अंग प्रदेश में प्रचलित इस कला में क्या होता है, कपड़े या कागज के छोटे टुकड़ों पर क्या होता है, चित्र बनाए जाते हैं। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, हस्तांतरित होती आई है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, भूरा, हरा रंग, पीला और काला रंग उपयोग किया जाता है। विषय वस्तु और तकनीक, इन सभी चित्रकला की कलाओं में लोक कथाएं, देवी देवता, प्रकृति के मुख्य विषय होते हैं। कला निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से क्या होता है, प्राकृतिक और हस्त निर्मित होती है, मतलब नेचुरली है और हाथ से बनाया जाता है ये चीज। शैक्षिक जुड़ाव कैसा, इन क्षेत्रीय कलाओं का उपयोग पर्यावरण अध्ययन, ज्यामिति, मधुबनी का पैटर्न पढ़ाने में सहजता गति से किया जाता है। इजी वे में क्या होता है, इसको पढ़ा पाइएगा जब आप इसी को पढ़ाते हैं, शैक्षिक जुड़ाव करते हैं तब। निष्कर्ष में आइए, बिहार की लोक चित्रकलाएं केवल दीवार या कागज पर उकेरे गए चित्र नहीं, बल्कि ये क्या है, समाज की जीवंत सांस्कृतिक कथाएं हैं। इन कलाओं के संरक्षण और विद्यालयी शिक्षा में इनके समावेशन से भावी पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी और उससे क्या होता, आने वाला कल उनका विकास में और कलाओं में भावी रहेंगे। 4, पटना कलम शैली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेषताएं, इसके प्रमुख कलाकारों का सविस्तार वर्णन करिए। पटना कलम या पटना शैली का विकास 18वीं शताब्दी के मध्य से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के दौरान हुआ था। क्या, पटना कलम शैली। यह मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब कई चित्रकार करके मुर्शिदाबाद से पलायन कर पटना बसे। मुर्शिदाबाद से कहाँ आ गए, पटना आ गए। इन चित्रकारों ने स्थानीय शैली यूरोपियन प्रभाव को मिला करके जिस नई चित्रकला शैली का जन्म दिया, उसे पटना कलम के नाम से जाना जाता है। पटना कलम का नाम कैसे पड़ा, समझ गए? आइए आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं। प्रमुख बिंदु क्या क्या, पटना कलम की विशेषताएं एवं करके कलाकार कौन कौन है। चित्रण का माध्यम, इसी शैली के चित्र अधिकतर कागज पर बनाए गए। कुछ विशेष चित्र हाथी, दांत और करा के अब्रक, माइका पर भी उकेरे गए। इसके लिए कागज नेपाल से मंगाया जाता था और उसे क्या कहता है, चित्र उस पर उकेरा जाता था। कागज कहां से आता था, नेपाल से। रंगों का प्राकृतिक निर्माण, चित्रकार रंगों का स्वयं तैयार करते थे। गेरू, गुलाब के फूल नीला, हरसिंगार लाल, हड़ताल पीला, काली काला, सीप सफेदी का प्रयोग होता था। रंगों के अस्थायीकरण के लिए करके बबूल का गोंद मिलाया जाता था ताकि रंग परमानेंटली पकड़ पाए। विषय वस्तु समझिए, आम जनजीवन, मुगल शैली के विपरीत जहां दरबारों और राजाओं का चित्रण होता था, पटना कलम के आम जनजीवन को अपना विषय बनाया। इसमें लोहार, बढ़ई, मछली बेचने वाली, बैलगाड़ी आदि का क्या हुआ, यथार्थवाद चिंतन किया गया। यथार्थवाद क्या हुआ, इसका चिंतन किया गया। नंबर 4 वही क्वेश्चन है, कजली स्याही तकनीकी। इस शैली में चित्रकार बिना पेंसिल के खाका खींचे सीधे ब्रश कजली स्याही का चित्रण किए से चित्र बनाते, जो उनकी असाधारण निपुणता को दर्शाता था कि भाई किस तरह के चित्र बनते थे और ये कैसे पटना कलम का सबसे बड़ा चीज होता था शैली का निर्माण करने वाला।
प्रमुख कलाकार कौन कौन से? सेवक नाम, शिवलाल, आगे हुलास लाल, ईश्वरीय प्रसाद वर्मा, इसी शैली के दिग्गज कलाकार रहे। सबका नाम याद रखिएगा, पटना कलम पूछेगा तो नाम इसको डालिएगा। ईश्वरीय प्रसाद वर्मा को इस शैली का अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता था। निष्कर्ष के पटना कलम चित्रकार ने तत्कालीन बिहार के सामाजिक यथार्थ और जनजीवन को जिस बारीकी से क्या किया, चित्रित किया वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। यह शैली ब्रिटिश और भारतीय कला का एक अनूठा संगम थी, जिसने भारतीय चित्रकला के इतिहास में अपनी एक अलग क्या की अमिट पहचान बनाई। वो है पटना कलम। वो क्या है? पटना कलम। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े। नंबर 5, बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प सिक्की, सुजनी, ला शिल्प, ये सब जो हस्तशिल्प है का सविस्तार वर्णन करी तथा शिक्षा में इनकी उपयोगिता बताई। बिहार से जुड़ा हुआ कला तो पूछबे करेगा, निश्चित रहता है एग्जाम, टॉप मोस्ट गेस्ट क्वेश्चन है सर। आगे हस्तशिल्प कला का वह रूप जिससे में उपयोगी और दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं को कलात्मक ढंग से निर्मित किया जाता है। बिहार में प्राचीन काल से ही क्या हो रहा, हस्तशिल्प की अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है, जो यहाँ के लोगों की रचनात्मकता और प्राकृतिक संसाधनों को के बेहतरीन उपयोग को दर्शाती है कि किस तरह के लोग यहाँ से पहले से ही रचना से जुड़े हुए थे और कैसे अपना रचनावादी ढंग से बेहतर अपनी कला को प्रस्तुत करते थे। प्रमुख बिंदु खास करके अगर बात करें तो हस्तशिल्प और उनकी विशेषताएं। सुजनी कला यह मिथिलांचल क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय कढ़ाई कला है। इसमें सुई और रंगीन मोटे धागों की मदद से कपड़ों पर क्या करता, मनोरम आकृतियां उकेरी जाती थी। पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाली सुजनी में अक्सर ग्रामीण जीवन, सामाजिक मुद्दों की झलक देखने को मिलती थी। सिक्की कला, वाह, सब कला पढ़ाए थे क्लास में, याद होगा। सिक्की कला से, इस कला में क्या होता है, कूस एक प्रकार का विशेष घास, कूस एक होता है गांव में, देखिए कूस का उपयोग किया जाता था। इस घास को प्राकृतिक रंग, लाल रंग, पीला रंग में क्या करता है, रंग बिरंगे दौरी, पौती और तरह के सजावटी वस्तु बनते थे। कूस का, जैसे कूस का दौरी सुने होंगे, मौनी, इसमें सामान उमान लगते हैं लोग। मांगलिक अवसर पर इनका विशेष महत्व होता था। जब मांगलिक शुभ अवसर होता था ना, अभी होता है गभी गांव में, तो इसी का प्रयोग ज्यादा होता है, राइट। आइए, लाह शिल्प, मुजफ्फरपुर जिला लाह शिल्प के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। मुजफ्फरपुर लाह से कलात्मक चूड़ियां, लाठी बनाई जाती है जिन पर बारीकी से नक्काशी और डिजाइन होते हैं। आइए, कहेंगे मृण मूर्ति एवं गुड़िया शिल्प, मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मांगलिक अवसरों के लिए मृण मूर्ति का निर्माण बिहार के ग्रामीण समाज का अभिन्न अंग है वो। ओके, आइए, शैक्षिक उपयोगिता। इन शिल्पों के माध्यम से विद्यालय में बच्चों को ज्यामिति, सिक्की कला के पैटर्न, पर्यावरण अध्ययन, घास मिट्टी का प्रयोग, आगे अपशिष्ट प्रबंधन, कबाड़ से जुगाड़, बुलवाहल है, बहुत अच्छा लाइन है, कि अवधारणाओं को क्या होता है, प्रयोगात्मक रूप से सिखाया जाता था। कि शैक्षिक उपयोगिता, जितना आपको घर में कबाड़ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको कैसे आप प्रयोग में लाए, ये सब सिखाया जाता था। शैक्षिक उपयोगिता के लिए खास करके कला में ये सब बहुत सीखना भी जरूरी है। निष्कर्ष, बिहार के हस्तशिल्प केवल सजावट या आजीविका के साधन नहीं था, केवल सजावट हो जाए आजीविका हो जाए, नहीं नहीं, बल्कि ये सांस्कृतिक चेतना के क्या थे, संवाहक है। शिक्षा के क्षेत्र में इन क्षेत्रीय शिल्पों का समावेश बच्चों को श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर तथा स्थानीय परिवेश के प्रति जागरूकता भी बनाता था कि कैसे आप उसकी परिवेश में जागरूकता बनाइए। नंबर 6, बिहार के लोक नृत्य जैसे कि झिझिया, डोमकच, सामा चकेवा आदि का सांस्कृतिक महत्ता, ये सब का सांस्कृतिक महत्ता का सविस्तार वर्णन करिए। क्या करिए, सविस्तार वर्णन करिए। आइए नेक्स्ट आगे, बिहार का सांस्कृतिक जीवन लोक नृत्य, लोकगीतों का गुंजायमान रहता है, हमेशा ये गुंजायमान रहता है और होना भी चाहिए। बिहार की सांस्कृतिक
पूरे वर्ल्ड में अपना छाप छोड़ चुकी है। लोक नृत्य भी अपना बेहतर अपना जगह बना रही है। जन्म से लेकर के विवाह, ऋतु परिवर्तन, फसल कटाई, धार्मिक अनुष्ठान तक हर अवसर के लिए यहाँ विशिष्ट लोक नृत्य प्रचलित है बिहार में। ये नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि सामाजिक मान्यताओं और मानवीय संबंधों को भी अभिव्यक्त करते हैं ये नृत्य। बिहार के प्रमुख बिंदु जैसे कि लोक नृत्यों का वर्णन में झिझिया नृत्य कहाँ का है? मिथिला क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है झिझिया, जो मुख्य रूप से दुर्गा पूजा के अवसर पर क्या होता महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें सिर पर छिद्र युक्त घड़ा रख करके इसमें दीपक जला करके संतुलन के साथ नृत्य किया जाता है, झिझिया कहलाता है। डोमकच नृत्य या विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य का नाटिका है। जब पुरुष बारात लेकर चले जाते हैं तब घर की महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर हास्य और व्यंग की परिपूर्ण रूप या नृत्य करती है, इसे कहते हैं डोमकच। सामा चकेवा, ये तो आप लोग जरूर खेले होंगे सामा चकेवा ना जी, याद है? मिथिलांचल का यह प्रमुख नृत्य कार्तिक मास में होता है। भाई बहन का अटूट प्रेम का प्रतीक है ये सामा चकेवा। इसमें बहनें अपने भाइयों के कल्याण और लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए लोक गीत गाती है और नृत्य करती है। इस सामा चकेवा कहिया अइबा। गंगिया और जट जाटिन, गंगिया नृत्य महिलाओं द्वारा गंगा स्तुति के रूप में किया जाता है, जबकि जट जटिन वर्षा ऋतु में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पति पत्नी जाट जाटिन के संवाद का आधारित नृत्य है ये। लोंडा नाच और पवरिया, लोंडा नाच में पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर नृत्य करते हैं। आगे पवरिया नृत्य शिशु के जन्म पर किन्नरों का विशेष समुदाय द्वारा बधाई स्वरूप में कहता है, उसे पवरिया कहते हैं। निष्कर्ष क्या? बिहार के लोग नृत्य यहाँ की मिट्टी की सौंधी महक है, जीवन की जीवंतता, आखिर जीवन में जीवंतता होना चाहिए को दर्शाती है। कला समय की शिक्षा का अत्यंत इन नृत्यों का अभ्यास बच्चों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है तथा उनमें शारीरिक संतुलन, सामूहिक भावना और भावात्मक विकास को बढ़ावा देता है। अगले में आइए क्वेश्चन नंबर 7। भिखारी ठाकुर का बिहार के लोक संस्कृति और लोक नाट्य विदेशिया में क्या योगदान है? सबसे बड़ा इनका योगदान है। अगर कोई एग्जाम्पल लेता है विदेशिया में या भिखारी आपका लोक संस्कृति के बिहारी का ठाकुर का नाम जरूर आता है, भिखारी ठाकुर का नाम। चलिए वो आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाते हैं। भिखारी ठाकुर का बिहार के लोक संस्कृति और लोक नाट्य विदेशिया में क्या योगदान है? 100 विचार चर्चा करिए।
परिचय में आइए। भोजपुरी साहित्य और लोक नाट्य कला के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। छपरा के कुतुबपुर गांव में 1887 में जन्मे भिखारी ठाकुर का एक महान नाटककार, गीतकार, अभिनेता और समाज सुधारक थे। उनकी बहुआयामी प्रतिभा और भोजपुरी भाषा में दिए गए उनके असीम योगदान के कारण उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर माना गया था। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भिखारी ठाकुर को। बाबू समझिएगा, भिखारी ठाकुर का बिहार के लोक संस्कृति और लोक नाट्य में क्या योगदान है, समझिए। प्रमुख बिंदु, भिखारी ठाकुर का योगदान कैसा रहा, चलिए समझिए। लोक जागरण के संदेशवाहक, लोक जागरण के संदेशवाहक के रूप में भिखारी ठाकुर केवल एक कलाकार नहीं बल्कि वे समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा भोजपुरी को कला और नाट्य का माध्यम बनाकर ग्रामीण समाज, शोषित वर्ग और प्रवासी मजदूरों को पीड़ा को स्वर दिया। यानी कि आपको एक नई तरह से लोगों में एक नया सोच, संगीत के प्रति रुझान कितना है, फिर आपको कि समाज को एक सुधारक के रूप में रहे। उन्होंने अपनी मातृभाषा भोजपुरी को कला और नाट्य के माध्यम बना करके ग्रामीण समाज, शोषित वर्ग और प्रवासी मजदूरों को पीड़ा का स्वर दिया। इसमें वो गा सकते हो, विदेशिया गा करके अपनी दुखों पीड़ा को व्यक्त करते हैं। विदेशिया नाट्य की रचना यही शुरू किए थे भिखारी ठाकुर। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति विदेशिया, जो रोज गरगीगार की तलाश में कलकत्ता, अब करेगी कोलकाता गए, करेगी पतियों के वियोग में तड़पती पत्नियों की मार्मिक कथा को विदेशिया कहा गया। इसने प्रवासन, माइग्रेशन के दर्द कर को बड़ी गहराई से उकेरा है। विदेशिया में विविध कृतियां, विदेशिया के अतिरिक्त उन्होंने बेटी बेचवा, दहेज और अनमेल विवाह का प्रहार किया है। आगे कहा कि गबर, गिद्ध चोर, विधवा विलाप, नारी बहार जैसे अनेक रचनाएं दी है, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। क्या किया? सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है बाबू। आई नंबर 7, भिखारी ठाकुर का बिहार के लोक संस्कृति और लोक नाट्य में योगदान बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति भिखारी ठाकुर की मंडली ने न केवल बिहार, बंगाल बल्कि मॉरिशस वहां तक पहुंचे, विदेश तक, केन्या, सूरीनाम जैसी देशों में भी अपनी प्रस्तुतियां दी। जहां जहां भोजपुरी संस्कृति के लोग बसे थे, रंग कर्म में समग्रता, वे एक ही समय में लेखक, निर्देशक, संगीतकार, नृतक थे। उन्होंने पारंपरिक लोंडा नाच और नृतक शैली का परिकृत कर एक सशक्त लोक नाट्य शैली, मतलब जो लोगों के द्वारा नाटक खेलने का जो शैली था, का रूप दिया कौन? भिखारी ठाकुर ने। बहुत इनका योगदान था भाई। आई इनका बहुत योगदान था इसमें। इन्होंने क्या क्या किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भिखारी ठाकुर का योगदान केवल कला तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने लोक नाट्य के माध्यम से सामाजिक चेतना, भाषाई गौरव को अस्थायी किया। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है और कला समेकित शिक्षा में छात्रों को सामाजिक यथार्थ की परिचित कराने का बेहतरीन माध्यम है। आइए बाबू आगे, बिहार के लोक संगीत की विशेषताओं पर प्रकाश डालें और इसमें प्रमुख गायकों का योगदान बताइए कि बिहार के जो लोक संगीत है उसकी विशेषताएं करिए, इस साथ ही में प्रमुख गायकों का योगदान की चर्चा करिए। समझिए, बिहार के कन कन में लोक संगीत के स्वर लहरिया विद्यमान है। जन्म के सुहर से लेकर के विवाह के मंगल गीत, कटनी रोपनी, श्रम गीत, ऋतुओं के अनुसार गाए जाने वाले कचरी, फगुआ, यहाँ तक कि लोक संगीत मानव जीवन हर पहलू को क्या करता है? स्पर्श करता है। इस समृद्ध परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने के कई महान गायकों का अतुलनीय योगदान दिया है। क्या क्या योगदान दिया? चलिए इसका चर्चा करते हैं। पहला, बिहार के लोक संगीत की विशेषताओं और प्रमुख गायकों का योगदान कैसा है? प्रमुख बिंदु, लोक संगीत एवं गायकों का योगदान। लोक संगीत की विविधता कैसा है? बिहार में पूर्वी, निर्गुण, चैती, फाग, कजरी, सोहर, जुगर और कारगी, बारहमास जैसे विविध प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं।
ये गीत न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि श्रम को हल्का करने और प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस कराने का कार्य भी करते हैं। महेंद्र मिश्र पूर्वी के बेताज बादशाह। छपरा के महेंद्र मिश्र ने पूर्वी गायन शैली को नई ऊंचाइयां दी। उनके गीतों में प्रेम की तरह की कोमलता, विरह की पीड़ा का अद्भुत संगम है। अंगूरी में डसले पिया नगनिया रे, बड़े अच्छा इनका ये जो गाना है संगम है। जैसे उनके गीत के आज भी जनमानस के लोकप्रिय है। उन्होंने भोजपुरी में रामायण और पूर्व रामायण की भी रचना किया है। कौन? छपरा के महेंद्र मिश्र जी। छपरा के महेंद्र मिश्र, इनका गाना बड़ी अच्छा है, अंगूरी में डसले पिया नगनिया हो। आइए नेक्स्ट आगे बात करें। विंध्यवासिनी देवी, इन्हें लोक गीतों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाना जाता है। विंध्यवासिनी देवी का मैथिली, भोजपुरी, मगही, पारंपरिक गीतों ने उन्हें कई नई पहचान दी। 1974 में पद्मश्री से सम्मानित विंध्यवासिनी देवी ने लोक संगीत को रेडियो और मंच के माध्यम से घर घर पहुंचाया। शारदा सिन्हा, बिहार कोकिला। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली और वजिका में अपने सुरधुर, शारदा सिन्हा का नाम हर लोगों के जुबान पे होता है, सुमधुर स्वर के लोक गीतों, विशेषकर छठ गीत, विवाह गीत को अमर बना दिया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, उनको क्या मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला और पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। किनको? शारदा सिन्हा जी को। निष्कर्ष में आइए, बिहार का लोक संगीत इसकी आत्मा की आवाज है। महेंद्र मिश्र, विंध्यवासिनी देवी, शारदा सिन्हा जैसे साधकों ने इसे जो वैश्विक पहचान दिलाई है, बिहार से बाहर पहचान दिलाई है बिहार को, वो अतुलनीय है। विद्यालय स्तर पे लोक गीतों का गायन छात्रों में भाषाई मिठास और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव उत्पन्न करता है। गर्व का भाव उत्पन्न करता है। आइए 17वीं सदी, अगला क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय समकालीन चित्रकला के विकास में राजा रवि वर्मा और अवनींद्र नाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन करिए। 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद भारतीय चित्रकला में पश्चिमी यथार्थवाद में प्रवेश हुआ। स्वतंत्रता पूर्व पश्चात भारतीय कला में एक नया मोड़ आया जिसे समकालीन कला कहा गया है। इस कालखंड में भारतीय चित्रकला को नई दिशा देने में राजा रवि वर्मा और अवनींद्र नाथ टैगोर ने भूमिका सबसे बड़ी रही है। टैगोर, इनका जो अवनींद्र नाथ वर्मा का और राजा रवि वर्मा का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। इसलिए तो भारतीय चित्रकला को नई दिशा देने में इन दोनों का योगदान बहुत अच्छा रहा है। पहला, प्रमुख बिंदियां क्या है? दोनों कलाकारों का योगदान किस किस तरह से रहा? राजा रवि वर्मा का परिचय अब माध्यम बताइए कि राजा रवि वर्मा का कहां के रहने वाले थे, क्या क्या किए, इनके बारे में चर्चा करिए। 1848 में केरल में जन्मे राजा रवि वर्मा पाश्चात्य कैनवास और तेल रंग का उपयोग करने वाले प्रथम प्रमुख भारतीय चित्रकार थे। रवि वर्मा की विषय वस्तु तथा ओलियोग्राफ, उन्होंने रामायण, महाभारत, पौराणिक आख्यानों जैसे शकुंतला, नल दमयंती, रावण जटायु युद्ध का यथार्थवादी चिंतन किया। उनका सबसे बड़ा योगदान ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना था, जिससे उन्हें चित्र मुद्रित होकर के आम भारतीयों के घरों और पूजा स्थलों तक पहुंच गए। वाह, बहुत अच्छा इनका सोच था। और अवनींद्र नाथ टैगोर, स्वदेशी आंदोलन, जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चरम पर था, तब अवनींद्र नाथ टैगोर क्या किए थे? ने कला में स्वदेशी भाव जगाने का कार्य किया। उन्होंने पश्चिमी कला शैली को त्याग करके भारतीय और पाश्चात्य, जापानी और चीनी तकनीकों का, ब्रश तकनीकी का अपनाया। और इससे क्या होता? स्वदेशी, अपना देश की आप चीजों को अपने देश में रहने दे, इसके लिए अच्छे एग्जाम्पल के रूप में माने जाते हैं। आइए, बंगाल स्कूल की स्थापना किया ना अवनींद्र नाथ टैगोर ने। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का नींव रखी। उन्होंने नंदलाल बोस और असित कुमार हलधर जैसे महान चित्रकारों की पीढ़ी तैयार की। ओके, आगे, भारत माता का प्रसिद्ध चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा चित्रित भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? अवनींद्र नाथ टैगोर बनाए थे। का चित्र राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। किसका? भारत माता का चित्र, जिसने राष्ट्रवाद की भावना को कला के माध्यम से मुखर किया।
निष्कर्ष में आइए, राजा रवि वर्मा ने जहां पश्चिमी यथार्थवाद तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय पौराणिक कथाओं को घर घर पहुंचाया, वही अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला में राष्ट्रीय असीमता और स्वदेशी मूल्यों की करके पुनर्स्थापना की। दोनों ने मिलकर के आधुनिक भारतीय चित्रकला की मजबूत आधारशिला रखी। नेक्स्ट आ गया वो, अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10, बाल कला के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सविस्तार वर्णन करिए। बच्चों की कलाकृतियों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों के लिए कला केवल चित्रकारी नहीं है, बल्कि उनकी आंतरिक भावनाओं और कल्पनाओं और उनके संज्ञानात्मक विकास का सहज अभिव्यक्ति है। राइट, बच्चों की कला उनके व्यक्तित्व के विकास का दर्पण होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ उनके कला कौशल अभिव्यक्ति के तरीके में भी क्या होता है, स्वाभाविक परिवर्तन आते हैं, जिन्हें बाल कला के विकास की आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? बाल कला के विकास की अवस्थाएं, करीम काटे अवस्थाएं, इसे क्या कहते हैं? 4 से 5 वर्ष के पूर्व के बच्चे जो होते हैं, यह शारीरिक हलचल और साधनाओं से परिचित की अवस्था है। बच्चा पेंसिल या चौक पकड़ के आड़ी तिरछी क्या करता है, रेखाएं घसीटते खींचता है। यह चित्र किसी विशिष्ट वस्तु से मेल नहीं खाते हैं, बल्कि मांसपेशियों पर नियंत्रण, मोटर स्किल का अभ्यास करता है बच्चा। राइट, इसे कहते हैं स्क्रेबलिंग स्टेज। प्रतीक काल की अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, सिंबल वाला 4 से 9 वर्ष में। इस अवस्था में बच्चा जो अनुभव करता है उसे आकार देता के माध्यम से उकेरता है। वह जैसा जानता है वैसा बनाता है, ना कि जैसा दिखता है। चेहरे के लिए गोला, आंखों के लिए बिंदु बनाना इसका उदाहरण है। अगला पीडीएफ लगाते हैं बाबू, रुक जाइए। चलो एक बार फिर से चलिए, समझ में आ गए यहां तक? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते बाबू। आइए नेक्स्ट उसका अगला पार्ट, वास्तविक परिचय काल अवध करके अवस्था कैसा होता है? रियलिज्म स्टेज 9 से लेकर 13 वर्ष का। इस अवस्था में बच्चा बाह्य दुनिया के क्या करता है, प्रति सचेत हो जाता है। चित्रों में तुलनात्मक आकार, बारीकियां जैसे कान, बाल, परिप्रेक्ष्य दिखाई देने लगती है। बच्चा सामाजिककरण के प्रभावों में आकर के यथार्थ पर क्या करता है, चित्रण का क्या करेगा, प्रयास करने लगता है। शुरुआती स्टेज में आ जाता है 9 से 13 वर्ष में। फिर आगे किशोरावस्था में उसका बाद क्या होता है, एडोलसेंस स्टेज में 13 वर्ष के बाद। इस दौर में शारीरिक और मानसिक बदलावों के कारण बच्चा कला के प्रति अत्यधिक सचेत हो जाता है। यदि उसका चित्र वास्तविक वस्तु में मेल नहीं खाता है तो वह निराश हो जा सकता है। इस अवस्था में शिक्षक के प्रोत्साहन की विशेष आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में आ जाइए,
बाल कला की इन अवस्थाओं को समझना एक शिक्षक के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें वे बच्चे के मानसिक स्तर को समझ सकते हैं। बच्चों की कीड़म काटे को डांटने की बजाय उसे, कीड़म काटे समझते हैं, कीरकार करने वाला, डांटने की बजाय उसे रचनात्मक व्यक्ति मान करके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चों को। 11 मई, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कला समिति शिक्षा की भूमिका क्या है? पियाजे और GH करेंगे लुके के विचारों के संदर्भ में बताइए। कला बच्चों के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास का एक अत्यंत प्रभावी साधन है। संज्ञान से तात्पर्य है सोचने, समझने, तर्क करने और जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता से होता है संज्ञान। कला समेकित शिक्षा बच्चों के अवलोकन करने, अन्वेषण करने और अपने अनुभवों को मूर्त रूप से देने का अवसर प्रदान करती है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, प्रति ये प्रदान होता है कि आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, आप मेंटली कितना डेवलप कर सकते हैं। अगले माइए कि अवलोकन और समस्या समाधान। पहला चीज अवलोकन और समस्या समाधान। कला के माध्यम से बच्चे दैनिक वस्तुओं का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, जैसे रंगों का, आकारों का, बुनावट की पहचान। इससे उनके मस्तिष्क में ठोस छवियां उनका निर्माण होता है। GH लुके का और आकस्मिक यथार्थवाद क्या होता है इसके समझिए, ये विदेशी है। फ्रांसीसी कला का अध्येता लुकिए के अनुसार यह बच्चा घसीटे मारता है और अचानक उसमें किसी वस्तु जैसे कुत्ता की छवि खोज लेता है। यह उसका आकस्मिक यथार्थवाद है। यह अचेतन और चेतन संज्ञानात्मक समझ की शुरुआत होता है कि अगर वो कोई चीज कर रहा है और वो एक्टिविटी से वो सीख लेता है कि अरे ये जानवर तो ऐसे ही कर रहा, अरे वो जानवर तो ऐसे ही कर रहा, तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, आकस्मिक यथार्थवाद का अचेतन मन का संज्ञानात्मक समझ है ये। भौतिक यथार्थवाद, तार्किक यथार्थवाद। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं का प्रतीक बनाते हैं। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार इस समय बच्चे स्वयं केंद्रित होते हैं। वो अपने मस्तिष्क में बनी संरचनाओं, जो स्कीमा जो होता है, को कागज पर उतारते हैं। उदाहरण के लिए एक झोपड़ी का चित्र वास्तविक ना होकर उनके दिमाग में झोपड़ी होती है। ये क्या होता है, एक दिमाग में कोई चीज हटता है उसको कागज पर उतारा जाता है, यथार्थवाद दृश्य का। ये पियाजे की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में से मेल खाता है। इससे बच्चे परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, दूरी, कोण, त्रियामी प्रभाव को समझने लगते हैं। पास की वस्तु बड़ी है, दूर की छोटी, बनाम संज्ञानात्मक परिपक्वता का सूचक है। पास की वस्तु है जो वो क्या है, बड़ी है, दूर की वस्तु छोटू, ये क्या होता है, जगह पर का संसाधन के रूप में समझ लेता है बच्चा। विषयों का संकीर्ण। कला के माध्यम से भाषा, गणित, आकृतियां, पैटर्न, पर्यावरण अध्ययन को सहजता से क्या करता है, जोड़ा जा सकता है, जिससे रटने के बजाय समझ आधारित ज्ञान विकसित होता है। अतः कला केवल सौंदर्य का विषय नहीं, बल्कि यह मस्तिष्क के संज्ञानात्मक विकास की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लुके और पियाजे के सिद्धांत यह सिद्ध करते हैं कि बच्चों की कलाकृतियां उनके मानसिक विकास और चिंतन प्रक्रिया का साक्षात्कार परिणाम होता है, और यही प्रमाण आगे काम देता है। आइए प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या में कला संस्कृति शिक्षा का जुड़ाव और उसकी आवश्यकताओं का विस्तार से समझाइए। पहला, प्रारंभिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 8 की शिक्षा वस्तुओं का संपूर्ण व्यक्तित्व की नींव रखती है। इस स्तर पे बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु और कल्पनाशील होते हैं। पाठ्यचर्या में कला संस्कृति शिक्षा का जुड़ाव इसलिए आवश्यक है ताकि उनकी इस प्राकृतिक रचनात्मकता को कुंठित होने से बचाया जा सके और शिक्षा को बोझिल होने से रोका जा सके। शिक्षा बोझिल चीज नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है। सीखने को आनंदमयी बनाना। कला शिक्षा बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करती है। जब वे चित्र बनाते हैं, नाटक करते हैं या गीत गाते हैं तो अधिगम प्रक्रिया नीरस रहती है, बल्कि उत्साहवर्धक बन जाता है। उस समय सीखने की प्रक्रिया जो है तो नॉर्मल नहीं रहता है, वो अट्रैक्टिव हो जाता है जब गीत गा के सुनाइएगा, नाच करके सिखाइएगा तब। स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रोत्साहन। बच्चे जो कुछ महसूस करते हैं उसे शब्दों में पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कला उन्हें रंगों, आकृतियों और गतियों के माध्यम से अपने शाब्दिक अशाब्दिक भावों को व्यक्त करने का मंच प्रदान करती है। अंतर्विषयक संबंध क्या होता है कि समझ। कला के माध्यम से गणित जैसे रंगोली, ज्यामिति, भाषा, नाटक और कविता गायन से विज्ञान, प्राकृतिक रंगों, पतियों की अवधारणाओं से समग्रता से बढ़ाया जा सकता है। इजी वे में बच्चों को सिखाया जा सकता है
प्राकृतिक चीजों से जोड़ करके। सूक्ष्म अवलोकन एवं अन्वेषण। प्राकृतिक वस्तुओं, मिट्टी, पत्ते, बालू के शिल्प बनाने से बच्चों में पर्यावरण के प्रति क्या होता है, जागरूकता आता है, संवेदनशीलता होता है, खोज की प्रकृति होता है, इंक्वायरी स्किल विकास होता है। ओके, समावेशी वातावरण का निर्माण कला तरह की गतिविधियों में सामूहिक भागीदारी जैसे कि समूह गान या कोलाज बनाना सहयोगी की भावना विकसित करती है और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि में से आए बच्चों का एक सूत्र में बांधती भी है। निष्कर्ष पे आइए, प्रारंभिक पाठ्यचर्या में कला संकेतित शिक्षा कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है, बल्कि मुख्य विषयों को पढ़ाने का एक क्या है, प्रभावी साधन है। यह बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक विकास को संतुलित कर उन्हें एक संवेदनशील और रचनात्मक नागरिक बनने में मदद करती है। ओके, आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दृश्य कला के प्रमुख तत्व एलिमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स को सविस्तार व्याख्या करिए। दृश्य कला के बारे में बताइए। ओके, जिस प्रकार भाषा वर्णों और शब्दों को मिल करके बनाती है, उसी प्रकार दृश्य कला का निर्माण कुछ मूलभूत इकाइयों या तत्वों से होती है। इन तत्वों के उचित संयोजन से की गई हुई चित्र, मूर्ति या कलाकृति प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनती है। दृश्य कला के प्रमुख तत्व रेखा, आकृतियां, स्वरूप, स्थान, बुनावट, रंग, ये सब निम्नलिखित होते हैं। कैसे, देखिए रेखा कैसा होता है। रेखा कला का सबसे प्राथमिक तत्व होता है। यह मोटी, पतली, टूटी हुई, क्षैतिज, लंबवत या घुमावदार हो सकती है। रेखाएं गति और दिशा का बोध कराती है तथा चित्र के भाव जैसे कि आगे अनात्मकता का और शांति का प्रकट करती है कि आप किस तरह का बच्चों में जो आपका इरिटेशन होता है, जो बच्चों में इरिटेशन समझते हैं ना, आक्रामकता टाइप का, तो वही आक्रामकता या शांति का। आकृति में शेप में रेखाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को आकृति कहते हैं। आकृति ज्यामितीय वर्ग में, वृत्त में, त्रिभुज में, मौलिक प्राकृतिक मूल में, इस सब क्या होता है, आकृति होती है। ये चित्र को आधार प्रदान करती है। स्वरूप क्या होता है, जब किसी आकृति में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ मोटाई या गहराई 3D प्रभाव आ जाती है तो उसे स्वरूप कहते हैं। गोला, बेलन, घनाभ इसका उदाहरण है, जिन्हें प्रकाश और छाया के द्वारा दर्शाया जाता है। रंग क्या है सर, रंग चित्र में सजीवता और भाव, इमोशन उत्पन्न करते हैं। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है। रंगों के समय और स्थिति तक का भी आभास होता है। जैसे लाल रंग खतरे का, क्रोध का, और सफेद शांति का, ये सब क्या होता है, स्थान खास करके उसका भाव से जुड़ा हुआ आता है। स्थान पे आइए, वस्तु द्वारा घेरा गया क्षेत्र स्थान कहलाता है। यह धनात्मक पॉजिटिव स्पेस मुख्य वस्तुएं और ऋणात्मक निगेटिव स्पेस वस्तुओं के चारों ओर खाली स्थान होता है। बुनावट, किसी वस्तुओं की सतह देखने या छूने में कैसी लगती है उसे बुनावट कहते हैं। यह वास्तविक जैसे कि खुरदरा सैंड पेपर का आभासी चित्र और छायावंत उत्पन्न खुरदरापन हो सकती है। जैसे कि आभासी मतलब क्या हुआ, खुरदरापन जैसा, रुखरा जैसा, उबर खाबर। निष्कर्ष पे दृश्य कला के ये तत्व एक कलाकार का साधन, टूल्स है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को इन तत्वों की बुनियादी समझ देने से उनकी क्या अवलोकन क्षमता और कलात्मक अभिव्यक्ति में असाधारण सुधार हो जाता है। अगला कला की चित्रकला में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियां जैसे कि पेंसिल, पेस्टल रंग, पोस्टल रंग, ये सब क्या होता है, चर्चा करिए। दृश्य कला या चित्रांकन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक सामग्री की अपनी विशिष्ट विशेषता, बुनावट और प्रभाव होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सही सामग्री का चयन उनके मोटर स्किल्स और रुचि के अनुसार किया जाना चाहिए। किस तरह का बच्चा पसंद करता है, ताकि वो कला प्रक्रिया को पूरा आनंद ले सके, वो जान सके इसके बारे में। पेंसिल, पेस्टल रंग, इस सब के बारे में खुद आप एग्जाम में लिख लीजिएगा अच्छा से, मुझे कहना ना पड़े सब के बारे में, बहुत अच्छा टॉपिक है। पेंसिल चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उपकरण है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, रंगीन पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल। ग्रेफाइट पेंसिल को कठोर H2H, मुलायम को काले, आगे B2B 6B ग्रेड होती है। कठोर पेंसिल का उपयोग हल्की रेखाएं के लिए और B ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग शेडिंग, छायावन के लिए किया जाता है। पेस्टल रंग किसे कहते हैं सर, यह बच्चों के लिए एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है क्योंकि इसमें रंग बर्बाद नहीं होता है। यह सूखे, ड्राई और तेलिए
ऑयल पेस्टल जैसा होता है। सूखे पेस्टल में कठोर हार्ड आउटलाइन के लिए मुलायम सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट जो होता है रंगों की मिश्रित करने के लिए मिलाया जाता है। पेस्टल आते ही ऑयल पेस्टल क्या होता है, अपेक्षाकृत मुलायम और अधिक चमकीले हो जाते हैं, बच्चे उससे पेंटिंग अच्छा कर पाते हैं। पोस्टल रंग यह एक अपारदर्शी अपक होता है और गोंद की तरह जल्दी सूखने वाला जल रंग है। शीशियों में उपलब्ध इस रंग का प्रयोग प्राकृतिक दृश्यों, कार्ड बनाने में, व्यवसायिक क्या करेगा व्यवसायिक कला में प्रमुखता से होता है। पानी मिला के इसे पारदर्शी भी बनाया जा सकता है। पहले जमाना में ये सब यूज होता था कार्डर में। कलम और स्याही इसका तो बहुत पेन यूज किए बचपन में। चित्रांकन में आउटलाइन, बाह्य रेखा और आगे क्रॉस हैचिंग के लिए कलम, नीब पेन, मार्कर, जेल पेन का प्रयोग होता है। बांस या सरकंडे का कलम पारंपरिक कलाएं जैसे मधुबनी में आज भी प्रयुक्त होता है, खट्टा बना के खट्टा। निष्कर्ष में चित्रकला की ये विभिन्न सामग्रियां बच्चों के विविध कलात्मक प्रयोग करने में स्वतंत्रता देती है। एक कुशल शिक्षक इन सामग्रियों के उचित उपयोग का ज्ञान दे करके शिक्षार्थियों को रचनात्मक क्षमता को क्या करेगा, वो सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। आइए नंबर 15 पे, कोलाज और ब्लॉक प्रिंटिंग, ठप्पा छपाई, निर्माण की प्रक्रिया और प्राथमिक स्तर पे छात्रों के इसकी उपयोगिता बताइए। ठप्पा छपाई क्या है, इसका चर्चा करिए। कोलाज और ब्लॉक प्रिंटिंग दृश्य कला की एक ऐसी विधाएं हैं जो चित्रांकन या पेंटिंग से थोड़ी भिन्न है, लेकिन बच्चों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। इन कलाओं में बेकार या सहज उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग कर उत्कृष्ट कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जो बच्चों के अपार उत्साह पैदा करता है। कोलाज क्या होता है, जहां पेपर काट काट के लगाएगा एक जगह सुंदर सा। कोलाज एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है चिपकाना। इसमें कागज या बोर्ड या कैनवास पर विभिन्न सामग्रियों जैसे पुराने अखबार, रंगीन कागज काट काट के फूल बना के चिपका दे, जिसे कोलाज कहते हैं। कोलाज की उपयोगिता क्या है, यह उन बच्चों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक हो जो रेखाएं स्वयं को कमजोर मानते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। कागज फाड़ने या चिपकाने से उनकी उंगलियों का समन्वय बढ़ता है, उन्हें कबाड़ से जुगाड़ करने वाला रचनात्मकता सोच विकसित होता है उस बच्चों का। ब्लॉक प्रिंटिंग उसी का है, यह ठप्पे की छपाई की कला है। प्राथमिक स्तर पे लकड़ी के ब्लॉक का बजाय करेगी सब्जियों जैसे कटे हुए आलू, भिंडी, प्याज आकृति वस्तुएं पन्ने पे क्या होता है, उतार दिया जाता है। सब्जी कटे हुए भाग का रंग डुबो करके कागज पर छपाने दबाने से सुंदर पेंटर ऊपर जाती है। सब्जी प्याज है, अगर काट करके रंग में डुबो के डाल दीजिए ऐसे करके, उंगली और अंगूठे की छाप भी इसी ऊपर होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोगिता देखिए, इसमें बच्चे गणितीय पैटर्न होता है, रिपीटेशन होता है, आकृतियों और रंगों का संतुलन से क्या होता है, बड़ी सहजता से सीख जाते हैं। निष्कर्ष पाइए, कोलाज और ब्लॉक प्रिंटिंग केवल कलात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये बच्चों में समस्या समाधान, एकाग्रता, स्थानीय समझ विकसित करने के अत्यंत प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है ये। नेक्स्ट आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षाओं में मुखौटा निर्माण, मास्क मेकिंग की विधि और शिक्षण अधिगम की विशेषता स्पष्ट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, कई बार बताएं मुखौटा के बारे में। मुखौटा बच्चों के मन में विचित्रता और कौतूहल का भाव उत्पन्न करता है। इतिहास के पन्नों से लेकर के मेलों और आधुनिक कार्टून पात्रों जैसे कि स्पाइडरमैन, मिक्की माउस तक मुखौटा बच्चों के मनोरंजन और कल्पनाशीलता में क्या करता है, एक का अभिन्न अंग रह गया। शिक्षा प्रणाली में इसे शामिल करने से पठन पाठ की प्रक्रिया जीवंत हो जाती है। मुखौटा के नाम सुनने से मास्क। मुखौटा निर्माण की विधि क्या है, कागज के लिफाफे से एक ऐसा बड़ा कागज का लिफाफा ले जो बच्चे के सिर में आसानी से जाए, ये प्रयोग है। जाकर के क्या देखिए, जहां आंख है वो आठ जगह चिन्हित कर दीजिए, छेद करके काट दीजिए। नाक के जगह चिन्हित कर लीजिए, देख लीजिए। रंग, ऊन, मोती, रिबन इस सब का प्रयोग करिए। टुकड़ों की मदद से उस पर नाक, मुंह, बाल, जानवरों की आकृति बना देते हैं। मुखौटा का मुंह बन गया। माध्यमों की विविधता कैसा होता है, मुखौटा गत्ता, चार्ट पेपर, पेपर मेसी या मिट्टी से भी बनाए जा सकते हैं। शिक्षक को माध्यम बदलने रहना चाहिए ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे। हर माध्यम को सिखाएं, कैसे कैसे मुखौटा बनाओगे बाबू। शिक्षण अधिगम में महत्वता क्या है, मुखौटा के माध्यम से कठिन और नीरस पाठों को भी
रोचक बनाया जा सकता है। पंचतंत्र की कहानियों या कविताओं के पात्रों का मुखौटा पहन करके बच्चे जब अभिनय करते तो वे विषय वस्तु की गहराई से आत्मसात कर पाते। उनको लगता है ना कि हम जिसका मुखौटा पहने ना वही हम हो गए। बच्चा को मानसिक और शारीरिक समन्वय, मुखौटा बनाते समय बच्चा स्वयं निर्माण लेता है कि रंग कौन सा होगा और आकृति कैसी होगी। इससे उसका मानसिक संतुलन, एकाग्रता, हाथ आंख का समन्वय, कोऑर्डिनेशन विकसित होता है। नैतिक विकास कैसा होता है? विभिन्न पशु पक्षियों का या महापुरुषों का मुखौटा पहन करके अभिनय करने से बच्चे मानवीय गुण, सहयोग, सहानुभूति का विकास होता है। बोले जिसका मांस बनेगा वैसा वो फील करेगा। निष्कर्ष भाई, मुखौटा निर्माण कला संकेतित शिक्षा का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है जो दृश्य कला और प्रदर्शन कला दोनों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। यह बालकों की कल्पना के को पंख प्रदान करता है, नई उड़ान देता है। ये 17 नंबर पे आई, रंगोली क्या है? इसके निर्माण की विधि और गणितीय अवधारणाओं को समझाने में इसकी भूमिका का सविस्तार वर्णन करिए। रंगोली भारत की एक प्राचीन और पारंपरिक सजावटी लोक कला है। हिंदू पर्व त्योहार, शुभ अवसर, मांगलिक कार्यों में, घरों में, आंगन में क्या होता है, प्रवेश द्वार पे, बरामदे पर रंगोली बनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से कहा जाता है। जैसे राजस्थान में कहते हैं मंडाना, पश्चिम बंगाल में कहते हैं इसको अल्पना, हम लोग कहते हैं उसको रंगोली। रंगोली निर्माण की सामग्री क्या क्या होता है? रंगोली बनाने के लिए पर्यावरण में सुलभ सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए और किया जाता भी है। इसमें लकड़ियों का बुरादा, अबीर, गुलाल, सूखे रंग, चावल का आटा, अनाज के दाने, रंग बिरंगे फूल, पत्तियां और आलू शामिल होता है। इसमें बालू को लेकर बनाता है। डिजाइन और आकृतियां कैसे होता है? उसमें मुख्य रूप से सरल ज्यामितीय आकृतियां, स्वास्तिक बनाता, कमल बनाता, शंख बनाता, देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाता, प्रकृति के विपरीत रूपांकन और प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में कई नई तकनीकों का भी क्या और समावेश हो गया। अब नया नया आ गया रंगोली बनाने के लिए, नई नई आकृतियां भी आ गई। अब गणितीय अवधारणाओं से जुड़ाव, रंगोली केवल एक सजावटी कला या नहीं है, बल्कि यह गणित के अमूर्त सिद्धांतों का मूर्त रूप है। रंगोली बनाते समय बच्चे अनजाने में भी क्या कहता है, समिति की अवधारणाओं को समझते हैं। पैटर्न और आकृति की समझ कैसा होता है? रंगोली में बिंदुओं, डॉट्स को मिलाकर रेखाएं खींचना और त्रिभुज, वर्ग, वृत्त आदि का निर्माण करना, ज्यामितीय प्रत्यक्ष शिक्षा, रंगों और आकृतियों का पुनरावृत्ति बच्चों की गणितीय पैटर्न और अनुक्रम को सिखाती है। स्थानीय समझ कैसा होना चाहिए? एक निश्चित स्थान में डिजाइन को संकलित ढंग से क्या होता है, व्यवस्थित करना, दूरी और अनुपात का ज्ञान विकसित करना रंगोली का सबसे मूल मंत्र है। अतः रंगोली लोक कला और गणितीय विज्ञान का एक सुंदर सम्मिश्रण है। कला संकेतित शिक्षा में रंगोली का प्रयोग कर शिक्षक गणित जैसे कठिन समझे जाने वाले विषय को अत्यंत रोचक, प्रयोगात्मक और आनंददायी बना सकते हैं रंगोली के बदौलत। 18 नंबर पर आई बाबू, चित्रकला में दृश्य परिप्रेक्ष्य कैसा होता है? इसके विभिन्न प्रकारों का सविस्तार वर्णन करिए। किसी द्विभूमीय 2D समतल सतह जैसे कागज, कैनवास और त्रिभूमीय गहराई और दूरी और यथार्थ का भ्रम उत्पन्न करने की कलात्मक तकनीकी को दृश्य परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य का ज्ञान के बिना कोई भी चित्र यथार्थ परक नहीं लगा सकता है। इसमें समीप की वस्तुएं बड़ी और स्पष्ट, जबकि दूर की वस्तुएं छोटी और धुंधली दिखाई देती है। रेखाएं परिप्रेक्ष्य, अगलाइनर पर्सपेक्टिव्स, यह दूरी और आकार के संबंध में दर्शाता है। इसके अनुसार कोई भी वस्तुएं दर्शक की आंखों की जितनी दूर होती है वह लंबाई और चौड़ाई में उतनी ही क्या होता है, छोटी प्रतीत होती है। इसका सबसे सटीक उदाहरण होता है क्या कि रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियां जो वास्तव में समांतर होती है सीधा, लेकिन चित्र में क्या होता है, दूर जाने पर क्या होता है, लोपी बिंदु दिखाया था धीरे धीरे कम होते हुए। ये सब क्या होता है, पेंटिंग का सबसे बड़ा चीज है। पेड़ों की कतार भी दूर जाने की क्या होता है, छोटी नजर आती है धीरे धीरे करके, पेड़ की कतार है वो। सब बड़ी अच्छा कला है। दृश्य परिप्रेक्ष्य, वृत्तीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है, सर्कुलर पर्सपेक्टिव, यह गोल आकृतियों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत गोल वस्तुएं, रेखाएं हमारी आंखों के समीप होने पर पूर्ण रूप से गोल और बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वे दूर जाती है उनका आकार छोटा, कुछ हद तक चपटा हो जाता है, प्रतीत होता है अंडाकार जैसा। ये एक प्रकार का वृत्तीय परिप्रेक्ष्य है। रंग परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, कलर एरियल पर्सपेक्टिव्स, इसको समझिए। यह दूरी के साथ रंगों
और वातावरण के प्रभाव को दर्शाता है। हमारे निकट वस्तुओं के रंग गहरे, स्पष्ट और वास्तविक दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तुएं जैसे पहाड़, पेड़, वायुमंडलीय प्रभाव के कारण हल्की धुंधली और अक्सर नीली स्लेटी रंग दिखाई पड़ती है। निष्कर्ष समझिएगा, निष्परिपेक्ष चित्रकला वह वैज्ञानिक आधार है जो कलाकृति का प्राण फूंक देता है। परिप्रेक्ष्य में इन तीनों प्रकारों को उचित ज्ञान प्रयोग का एक शिक्षार्थी को अपने चित्रों की स्थान, दूरी, वास्तविक का सटीक चित्रण करके समक्ष बनाता है। यह बहुत ध्यान रखेंगे। 19 नंबर पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, अमृता शेरगिल कौन थे? अमृता शेरगिल समकालीन भारतीय चित्रकला का अत्यंत प्रतिभाशाली और विश्वव्यापी चित्रकारी थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। पिता सिख और माता हंगेरियन। उन्होंने पेरिस के प्रतिष्ठा आर्ट स्कूल में कला का विविधता शिक्षा प्राप्त की, जिससे उनकी कला में यूरोपीय यथार्थवाद का गहरा प्रभाव था। 1934 में वे भारत लौटी और भारतीय संस्कृति में खोज के पूरे देश का भ्रमण किया। उन्होंने राजा रवि वर्मा के तरह कैनवास और करके तेल रंग के भरपूर उपयोग किया। उन्होंने चित्रों का मुख्य विषय भारतीय ग्रामीण जनजीवन, विशेष करके स्त्रियां रही है। उन्होंने स्त्रियों को केवल शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से नहीं उकेरा, बल्कि उनकी उदासी, संवेदनशीलता, अंतर्मन की पीड़ा को बड़ी गहराई से कैनवास पर उतारा। उनका कार्य आधुनिक भारतीय कला के एक मील का पत्थर माना गया, बहुत सराहा गया इनके कार्यों का। सुबोध गुप्ता, बिहार के खगोल पटना में जन्मे सुबोध गुप्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक प्रमुख समकालीन कलाकार और शिल्पकार हैं। पटना कला महाविद्यालय से शिक्षित सुबोध गुप्ता चित्रकारी, फोटोग्राफी, वीडियो और विशेष करके इंस्टॉलेशन कला, संस्थापन कला के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे भारतीय मध्य वर्ग के दैनिक उपयोग की वस्तुएं, विशेष करके चमकदार स्टेनलेस स्टील का बर्तन जैसे कि टिफिन बॉक्स, कड़ाही, बाल्टी, चिमटा का उपयोग कर विशाल अनोखे मूर्ति शिल्पकार बनाते थे। इतना सुंदर सा बताइए। उनके ये बर्तन भारतीय ग्रामीण और शहरी जीवन का पलायन, वैश्वीकरण, सांस्कृतिक बदलाव को दर्शाता है। आज के वैश्विक स्तर पर कला के क्षेत्र में एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। कौन? सुबोध गुप्ता। कहाँ के रहने वाले थे? पटना के खगोल के। आइए आगे, नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला है उपेंद्र महारथी। उपेंद्र महारथी एक उत्कृष्ट चित्रकार और वास्तुशिल्प। उड़ीसा में जन्मे महारथी जी ने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ली। उन्होंने बिहार की अपनी कर्मभूमि माना। उनकी कला में बौद्ध कला, कलिंग संस्कृति और लोक कलाओं का गहरी छाप है। उन्होंने मधुबनी चित्रकला का संवर्धन के साथ साथ में कपड़े पर बावनी बूटी बुनने की तकनीक का भी विकास किया। वास्तुशिल्प के क्षेत्र में राजगीर और विश्व शांति स्तूप, बोध गया महाबोधि मंदिर, नालंदा महाविहार और गया का गांधी मंडप उनकी ऐतिहासिक देन है। उन्होंने कला के माध्यम से भगवान बुद्ध के दर्शन और भारत के गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया है। कौन? उपेंद्र महारथी जी। आगे प्रोफेसर श्याम शर्मा। प्रोफेसर श्याम शर्मा भारत के एक स्थापित और ख्याति प्राप्त छापा चित्रकार। 1941 में जन्मे प्रोफेसर शर्मा ने पटना कला महाविद्यालय में 1966 में छापा कला विभाग की एक स्थापना की और लगभग 30 वर्षों तक वहां अध्यापन किया। छापा कला सामान्यतः एक महंगी और मशीन आधारित क्या था? विधा, परंतु प्रोफेसर शर्मा इसे आम छात्रों के लिए सुलभ बनाने हेतु मिट्टी के ब्लॉक बिना मशीन के छापने वाला भी बना दिया इन्होंने। समझिए, पद्धति का नवाचारी विकास किया। उनकी यह तकनीकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। 1988 में उन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा इसको। आई 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। कोई दो बताइए इसमें से। पहला,
थंका चित्रकला, थंका चित्रकला मूल रूप से तिब्बतीय शैली की चित्रकला है। इसका एक विशिष्ट बिहारी संस्करण भी विकसित हुआ है, ठीक ना, आइए हुआ है। यह चित्रकला मुख्य रूप से सूती कपड़े या सिल्क रेशम का स्क्रॉल पर दिखाई जाती है। थंका चित्रों की विषय वस्तु पूरी तरह से क्या होता है, धार्मिक और आध्यात्मिक होती है। इसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की मान्यताएं भाव करेगी, वहां पे भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र, बौद्ध संतों और जातक करेगी कथाओं के प्रसंगों का अत्यंत बारीकी और रंगीन चित्रण किया गया है। ध्यान और साधना के लिए इन चित्रों का विशेष महत्व है। प्राकृतिक रंगों और स्वर्णमय भस्म का प्रयोग इसे अत्यंत आकर्षक बनाता है। यह कला पीढ़ियों से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संरक्षित की जा गई है और खास करके ये कला से लोग क्या होते हैं, संचित होते हैं। और ये खास करके बनाया गया किसके लिए, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा के लिए बनाए गए। उपयोगी कला, ललित कला। कला को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया, उपयोगी कला, ललित कला, दो कला। उपयोगी कला, इसका मुख्य उद्देश्य मानव के दैनिक जीवन की भौतिक अवधारणाओं को पूरा करना और वस्तुओं को सुंदर बनाना। इसके अंतर्गत बढ़ईगिरी, आभूषण निर्माण, चटाई बुनाई, मिट्टी का बर्तन बनाना आदि हस्तशिल्प आदि आते। ललित कला, इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति, सौंदर्य की अनुभूति और आत्मिक आनंद प्रदान करना। इसके अंतर्गत वास्तुकला, स्थापत्य करेगी, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला शामिल है। ललित कलाएं व्यक्ति की कल्पनाशीलता और सूक्ष्म भावनाओं को उच्चतम अभिव्यक्ति होती है। मिरर इमेज किसे कहते हैं? मिरर इमेज दर्पण छवि बच्चों के लिए एक अत्यंत रोचक कलात्मक गतिविधियां हैं। उस समिति की गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करती है। इसे बनाने के लिए दो विपरीत रंगों के चार्ट पेपर लिए जाते हैं, राइट। एक पेपर को बीच में मोड़ करके उस पर कोई आधी आकृति जैसे आधा फूल या आधा तितली उकेरी जाती है। उसे कैंची से सावधानी पूर्वक काट लिया जाता है। फिर उसे कटी हुई आकृति को शेष बचे खोखले पेपर और दूसरे रंगों के चार्ट पेपर पर सामने सामने दर्पण प्रतिबिंब की तरह चिपका दिया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि पहला पेज पर जो बना है दूसरा पेज पर विपरीत पेज पर दिखेगा, सेम टू सेम, तो लगेगा दर्पण वाला कला है। बड़ी अच्छा है, मैंने बना के काट लेंगे, अगला हम चिपका देंगे। देख रहे हैं ना, अपना दिमाग लगा रहा आदमी। गांव में आई प्राकृतिक छपाई, नेचर प्रिंट्स क्या आता है। प्राकृतिक छपाई, नेचर प्रिंट्स, ब्लॉक प्रिंट का एक अत्यंत सरल और पर्यावरण अनुकूलन रूप है जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसमें कृत्रिम ब्लॉक के स्थान पर सीधे प्रकृति के से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग छपे ब्लॉक के रूप में किया जाता है। विभिन्न आकारों की पत्तियां, फूलों, पंखों और सब्जियां जैसे कटे हुए आलू, भिंडी, प्याज सतह पर पानी वाले रंग क्या करता है, लगा करके कपड़ा पर छाप लिया जाता है, दबाया जाता है। इससे वस्तु का प्रकृति का बनावट होता है। ये पीछे भी हमें बताएं आपका। इससे क्या होता है, सब्जियों ये सब का क्या होता है, आपको पर्यावरणीय चित्र भी दिखा देते हैं लोगों को। और ये चित्र दिखाने से क्या होता है, लोग समूहित भी हो जाता है कि चलो भाई पर्यावरण से क्या क्या हम लोग को होना चाहिए, लगाव जुड़ाव वो हो जाता है, समझ जाता है लोग। वही कह रहा है कि ये जो सिराएं होता है वेनिस, ये जो आता है कागज पर एक सुंदर सा पैटर्न के रूप में छप जाती है। ये बच्चों का पर्यावरण से जुड़ती है और खास बच्चों को अच्छा लगता है कि भाई कोई सब्जी है, कोई फल है, उसका सुंदर सा चित्र बन जाता है। चलिए, तो यही था आपका F11। चलिए, तो ये एग्जाम देके आइए, कल आपका लास्ट एग्जाम है और अंत भला तो सब भला। एकदम कला में तो खास करके सब एकदम कलम तोड़ के लिख दीजिएगा, सब कुछ को बहुत अच्छा से एकदम अच्छे से लिख दीजिएगा, बेहतर लिख दीजिएगा, हमें पूरा उम्मीद है आप पर। और फिर अगले दिन मिलते हैं नए सिरे से, नई उमंग से। और आज आप लोग का नाइट में क्लास भी है कंप्यूटर का। कंप्यूटर नए हैं आपके लिए, चित्रकला आपके लिए नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं, जीवन में हर चीज से वाकिफ है इसके। अब बेहतर जरूर लिखेंगे, अच्छे करेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिए और एग्जाम जैसे पूरा हो जाएगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। 15 अगस्त रात्रि के 11:59 तक लास्ट ऑफर है। उसके बाद ये ऑफर का फायदा आप नहीं ले पाएंगे और क्लासेस आपको 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा।
क्लास कब से होगा? 16 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑफर कब तक है? 15 अगस्त को रात के 11:59। अपने तमाम दोस्तों को ये जानकारी जरूर दे दीजिएगा, वो भी जुड़ जाए बैच से। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।